नमस्कार दोस्तों आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने। व्यक्ति जिंदगी भर नौकरी कर कर जब रिटायर्ड होता है तो उसकी उम्र लगभग 60 साल हो जाती है और 60 साल वाले को सीनियर सिटीजन माना जाता है। ऐसे में उसकी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हो जाता है। अब उसके पास आय के बहुत ज्यादा सोर्स नहीं होते। उसके पास अपनी पेंशन होती है, थोड़ी बहुत बचत होती है और कुछ अगर उसने प्रॉपर्टी बनाई तो उसका किराया आता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन होने की स्थिति में भी इन सब चीज़ों पर टैक्स बनता है या टैक्स लगना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पीपी सिंह जी के पास, जो एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और देश भर के विभिन्न संस्थाओं में जाकर फाइनेंशियल सलाह देते हैं और नए चार्टर्ड अकाउंट बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो सर, आपका डीएनए ऑफ टैक्स लॉ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कानून की नज़र में दो कैटेगरी है, एक सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों के लिए टैक्स के नियमों में क्या क्या अंतर है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं उससे आप सब लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो आप सब लोग को बेनिफिट्स मिल रहा है, आई होप। तो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सीनियर सिटीजन्स किसे कहते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। देखिए, जिनकी उम्र 60 इयर्स हो गई है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर, तो वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 1 अप्रैल को किसी का 60 साल हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को था, तो 1 अप्रैल को यदि उनका डेट ऑफ बर्थ 60 साल का हो जाते हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। तो ही कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन। दूसरा, जो सुपर सीनियर सिटीजन्स वो हैं जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा है, मतलब 80 प्लस हैं, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन हैं। और ये जब हम चेक करेंगे कि कौन सी डेट को ये चेक की जाएगी, तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक डेट चेक की जाएगी। यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन वो 60 ईयर्स या 80 ईयर्स कर लेते हैं क्रॉस, तो वो सीनियर सिटीजन और सुपर सिटीजन हो जाएंगे। पहले तो ये क्लासिफिकेशंस का हो गया। अब दूसरा ये है आपका क्वेश्चंस कि क्या इनको कोई टैक्स में रिलीफ है? हाँ, बहुत सारे टैक्स रिलीफ है सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि जो सेविंग्स होती है, तो सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स को अलग-अलग स्कीम के तहत उनको पैसा मिलता है। जिसमें जो सबसे पॉपुलर है वो पेंशन स्कीम है। तो पेंशन स्कीम का ट्रीटमेंट ऐसे होता है जैसे सैलरी है। पेंशन इज़ आल्सो ट्रीटेड एज़ सैलरी, सो देयरफॉर ऑल द डिडक्शंस अवेलेबल इन द हेड ऑफ सैलरी इनकम आर आल्सो अवेलेबल अंडर द हेड पेंशन। तो बस फ़र्क इतना है, क्योंकि पेंशनधारी को अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, उनको कोई रिइंबर्समेंट्स नहीं मिलता है। जो नौकरी करता है उसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान अलाउंसेस भी मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है और भी एजुकेशन अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। उनको घर मिलता है फ्री में रहने के लिए या कंसेशनल रेट पर। तो ये जो बेनिफिट्स है, परक्विजिट्स हैं या अलाउंसेस है, वो सीनियर सिटीजन को नहीं मिलते हैं। तो उतना पोर्शन तो क्योंकि मिलता ही नहीं है, तो उसका टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। अदरवाइज यदि पेंशन इनकम और सैलरी इनकम का टैक्सेबिलिटी एक तरीके से ही है। अभी हम आगे कुछ डिडक्शंस वगैरह की भी चर्चा करेंगे। जी सर, जैसे जो 60 साल हो गया या जिसके 80 साल हो गया, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर कैटेगरी में आ गया, तो इनको इनकम टैक्स कानून के अंदर कौन कौन से विशेष छूट मिलती है और उसका किस प्रकार से इनको लाभ मिलता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो यदि ओल्ड स्कीम में हैं या ओल्ड स्कीम में रह रहे हैं, तो उनकी जो डिडक्शंस है वो नॉर्मली 2.5 लाख तक टैक्स फ्री होता है, तो उनका 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए हो जाएगा। और यदि सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको उनका 2.5 लाख की जगह 5 लाख पर आ जाएगा। इसका मतलब है, यदि वो ओल्ड स्कीम में भी कंटिन्यू रह रहे हैं तो वो सारी डिडक्शंस वगैरह भी लेंगे और उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जहाँ से टैक्स लगना चालू होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा है उनके लिए 5 लाख है। तो एक बात तो ये है कि उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं कि जहाँ से टैक्स लगना चालू होता है वो लिमिट ही बढ़ जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम होती है बैंक में
जहाँ वो एफडीआर वगैरह करते हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम होती है बैंक में, जहाँ वो एफडीआर करते हैं, तो सेविंग पे उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, एक तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, दूसरा ये है कि जो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट का डिडक्शंस एक सेक्शन 80 टीटीबी होता है, 80 टीटी कैपिटल बी, ये उसमें डिडक्शंस इनको 50,000 रुपए तक का मिलता है। तो यदि ओल्ड स्कीम में भी वो रह रहे हैं, तो वो डिडक्शंस 50,000 का उनको मिलेगा। इसके अलावे जो और बेनिफिट्स उनके पास ये है कि वो यदि मेडिक्लेम का कोई पॉलिसी चलाते हैं, तो उनको 50,000 तक का एटीडी एक सेक्शंस है जिसमें डिडक्शंस मिलता है, या मेडिकल एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं तो उसका भी डिडक्शंस मिल जाता है। इसके अलावा एक सेक्शन 80 डीडीबी है, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, जैसे न्यूरोलॉजी और जो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो सीनियर लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसके अंदर उनको 1,00,000 रुपए की एडिशनल छूट सर मिलती ये है। मेडिकल वाला जी, मेडिकल वाला सवाल हम आगे लेंगे, लेकिन जी, मैं अभी जानना चाहता हूँ जो पेंशन इनको मिलती है, जी। तो उस पेंशन में क्या इनको कुछ छूट भी मिलती है इनकम टैक्स से, या पूरी पेंशन टैक्सेबल होती है? नहीं, जो पेंशन मिलती है, तो जैसे एम्प्लॉई को सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ऐसे पेंशन में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में जो भी कवर होता है सैलरी हेड में, चाहे वो करंट एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो पास्ट एम्प्लॉयमेंट में है, उसको डिडक्शंस मिलता है। तो न्यू स्कीम में यदि ये लोग चले जाते हैं सीनियर सिटीजन या सुपर सिटीजन, तो उनको 75,000 का डिडक्शंस मिलता है, और जो लोग पुराने स्कीम में रह जाते हैं उनको 50,000 का डिडक्शंस मिलता है, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शंस के नाम से हम जानते हैं। सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स में ये डिडक्शंस मिलती है, तो ये डिडक्शंस मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया और उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है, तो फैमिली पेंशन में भी 25,000 तक की डिडक्शंस मिलती है। तो डिडक्शंस तो मिलेगी सैलरी हेड में, जो डिडक्शंस है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी, पेंशनधारी को भी मिलती है। इसी के साथ सर एक जड़ा हुआ सवाल है कि रिटायरमेंट के समय आदमी अपने रिटायरमेंट प्लान के तहत कुछ एफडी वगैरह करके रख लेता है, तो अगर वो एफडी कर लेता है और अन्य बैंक योजनाओं में कुछ बचत कर लेता है, तो क्या उस पर भी टैक्स लगता है? जी, ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके डिटेल्स वीडियो हमने बनाए थे, जिसमें हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके मैच्योरिटी पे जो पैसे मिलते हैं। दूसरा, हमने पेंशन स्कीम जो होती है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके पे भी चर्चा किया था, डिटेल्स की उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है। और तीसरा, हमने सुपर एनुएशन फंड का भी चर्चा किया था, और उसमें हमने लिमिट भी बताई थी, कितनी लिमिट होती है, उस कैसे वो काम करता है, और किस लिमिट के बाद 7.5 लाख से ज़्यादा यदि इस तरीके का है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो मैच्योरिटी पे पैसे मिलते हैं, तो हमने ये सब स्कीम काफ़ी डिटेल्स बताई थी। आप उस वीडियो में देख लें। मैं एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो मैं कवर ये कर रहा हूँ कि यदि बैंक में आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा डाल रखा है, आपका कोई एफडीआर है, तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन आपको उसमें से छूट मिलती है। सेक्शन 80 टीटीबी एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसमें छूट मिलता है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे, ये छूट तब मिलती है जब आप ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करते हैं, नए स्कीम में ये छूट नहीं है। दोस्तों, सर ने जिस वीडियो की चर्चा की वो वीडियो का लिंक हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप उस वीडियो पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करना, कहाँ करना, वो आप उसको समझ सकते हैं और कितनी छूट मिलती है वो जान सकते हैं। सर, अब दूसरे सवाल पर आते हैं, जी। जो आप मेडिकल की बात कर रहे थे। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में जब उम्र बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, इन पर सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह देखता है, इनको किस तरह से लाभ देता है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 2 लोग हैं, एक यदि कोई सीनियर सिटीजन का केयर करता है, दूसरा सीनियर सिटीजन अपना खुद केयर करते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई हेल्थ पॉलिसी चल रहा है, तो हेल्थ पॉलिसी में आप प्रीमियम भरते हैं, तो जो भी प्रीमियम आप भरते हैं, उसका आपको डिडक्शन मिलता है ओल्ड स्कीम के अंदर। ध्यान रहे, ये हम ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड स्कीम के अंदर डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 80 डी में मिलता है, जिसका मैक्सिमम 50,000 पर ईयर का छूट है, एक। दूसरा, यदि आपके घर में कोई और है, वो सीनियर सिटीजन के इंश्योरेंस के लिए भी प्रीमियम भरते, तो उनको भी ये छूट मिल जाएगी, उनको भी 50,000 मिल जाएगी छूट। तो सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस है, चाहे वो खुद भरते हैं हेल्थ हेल्थ स्कीम के लिए, हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, या तो खुद प्रीमियम भरते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स कोई भरता है, जो भी ये भरेगा उसको 50,000 रुपए का छूट मिल जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो शायद इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा,
तो इंश्योरेंस में कवरेज नहीं होगा तो आपको कैश में पैसा देना पड़ेगा, बैंक को, हॉस्पिटल्स को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो भी उस लिमिट के अंदर कवर है। तो मान लीजिए आपने प्रीमियम सपोज करिए 20,000 भरा हेल्थ इंश्योरेंस का और 30,000 रुपए आपने खर्च कर लिए हॉस्पिटल में जो खर्च हो गया, तो आपको उसका भी छूट मिलेगा। इसके अलावा ये तो नॉर्मल बीमारी का हो गया। लेकिन यदि स्पेसिफाइड डिजीज है, जो मुश्किल बीमारी होती है, जो सीनियर सिटीजन ज़्यादातर उसे प्रायः हो जाता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी 1 लाख रुपए और मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या प्रीमियम इंक्लूड कर लें, तो 1.5 लाख रुपए का छूट आपको ये मिलता है। अभी हमने एटीटीडीबी का चर्चा किया, तो इंटरेस्ट का छूट 50,000 और मिलता है। तो आपका 2 लाख रुपए हो गया छूट। और इसके अलावा यदि कोई आपके पास अदरवाइज छूट है ओल्ड एज स्कीम में, तो 1.5 लाख रुपए और मिलता है एलआईसी वगैरह का यदि है, आपका नॉर्मल प्रीमियम है। और तो 1.5 लाख ये हो गया, तो लगभग 3.5 लाख हो गया। और 3 लाख रुपए आपको छूट सरकार ने यूं ही दे रखा है यदि आप सीनियर सिटीजन है। तो ये हो गए 6.5 लाख। 6.5 लाख। तो 6.5 लाख और 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 7 लाख रुपए। इसका मतलब है यदि 7 लाख रुपए का आपका पेंशन इनकम है, तो ओल्ड एज स्कीम में भी आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और यदि नए स्कीम में आप चले जाते हैं, तो आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 75,000 स्टैंडर्ड और मिलेगा। इसका मतलब है 12,75,000 तक कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो ये एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। जी। सर बहुत सारे लोग अपनी जवानी में या अपने कार्य के दौरान जब वो एक्टिव होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको उसका किराया मिलता है या कैपिटल गेन होता है शेयर से या डिविडेंड से, तो क्या उस पे भी कुछ सरकार इनको राहत देती है या वो नॉर्मल लोगों की तरह टैक्सेबल होते हैं? जी, ऐसा है, यदि आप हाउस प्रॉपर्टी के टैक्सेशन का बात करें, तो हाउस प्रॉपर्टी के टैक्सेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे नॉर्मल अदर एसएससी हो। तो उनको छूट जो इंटरेस्ट की मिलती है, यदि आप लेट आउट कोई आपको रेंटल इनकम आ रहा है, तो और आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है, तो आपको 2 लाख के इंटरेस्ट का छूट मिल जाएगा। और जो रेंटल इनकम आपकी है, उसका 30% स्टैंड डिडक्शन मिलता है, वो आपका छूट हो जाएगा। वो सबको मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बाकी लोगों के साथ। अब जो कैपिटल गेन है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपने म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है उसमें ट्रांजैक्शंस किया है, तो आपको 1.25 मतलब लगभग 1.25 लाख रुपए का आपको कोई टैक्स नहीं लगता। वो बेसिक एग्जम्पशन एक तरीके से है। शॉर्ट टर्म का नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जैसा सब लोगों का लगता है वैसा ही आपका भी लगेगा। और यदि आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी से, म्यूचुअल फंड या डिविडेंड से 1.25 लाख से ज़्यादा हो गया, तो नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, 12.5% लगता है, वो आपको भी लगेगा और अदर लोगों को भी लगता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों लोगों का एक जैसा ही ट्रीटमेंट होता है। क्या सर सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स देना पड़ता है या इनका टीडीएस करने का किसी ने काट लिया कुछ, तो उसके लिए उनके पास क्या रेमेडी है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनको एडवांस टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है। यदि एडवांस टैक्स नहीं देते हैं, तो बाकी लोगों को इंटरेस्ट लगता है। 234 बी और 234 सी 2 सेक्शन है इनकम टैक्स में, जिसमें इंटरेस्ट लगता है कि एडवांस टैक्स आपको देना पड़ता है। 10,000 से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी यदि आपकी साल की होती है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। और यदि एडवांस टैक्स नहीं देते हैं, तो आपको 234 बी और 234 सी 2 सेक्शंस में इंटरेस्ट लगता है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन और सुपर सिटीजन को नहीं लगता है, तो ये एडवांटेज भी सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को सरकार ने दिया हुआ है। बाकी टीडीएस वगैरह में थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा है। इंटरेस्ट के केस में यदि आपका इंटरेस्ट है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, तो नॉर्मल लोगों का लिमिट बहुत कम है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 1 लाख रुपए की ईयर की लिमिट है। तो 1 लाख रुपए तक टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। यदि बैंक को जानकारी नहीं है, तो आप ज़रूर बैंक को जानकारी दें। इसके अलावे यदि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, तो आप डिक्लेरेशन भरते हैं, तो वो डिक्लेरेशन यदि आप बैंक को दे देंगे, तो वो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। जी। सर जिंदगी भर की कमाई तैयार कर लेता आदमी, बहुत सारी संपत्ति बन जाती है, कुछ अपने अंतिम समय में उसको अगली पीढ़ी को ये सारी सौंपने के लिए उसको वसीयत करनी चाहिए या बिल बनाना चाहिए, नॉमिनेशन से ही काम चल जाएगा, इनका टैक्स पर क्या फर्क पड़ता है? जी, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके पहले एक स्कीम छूट गई है जो मैं जानकारी देता हूँ, वो ये है कि एक सेक्शन 194 है, वो ये सेक्शन बोलता है कि यदि आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको यदि आप अपनी सारी इनकम का डिक्लेरेशन दे देते हैं जहाँ से पेंशन मिलता है, जिस बैंक से आपको पेंशन मिलता है उस बैंक को ही यदि आप सारी जानकारी दे देते हैं जो आपकी अदर इनकम है और उस पे वो टैक्स जमा हो जाता है, टैक्स काट लेते हैं जो भी होना चाहिए, तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं, बस शर्त ये है कि आपका जो एज है वो 75 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपका है, वो क्वेश्चंस ये है कि सीनियर सिटीज़न्स को क्या करना चाहिए? वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके पास जो ट्रांसफ़र करने के लिए नॉमिनेशन कंटीजेंसी प्लान है। इसका मतलब जो नॉमिनी हैं, दे विल जस्ट मैनेज द फंड, वो जो भी सक्सेसर होंगे उनके बीच बँटवारा हो जाएगा। मान लीजिए एक बैंक में कोई सीनियर सिटीज़न के मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है और उसके 3 बच्चे हैं तो और वाइफ़ है, तो उनके बीच वो बँटवारा हो जाएगा जो सक्सेशन लॉ के हिसाब से बात होता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेस जो भी है। तो उस हिसाब से सक्सेशन लॉ के हिसाब से वो बँटवारा हो जाएगा, तो नॉमिनेशन का और कुछ फ़र्क नहीं है, नॉमिनेशन इज़ जस्ट अब एक फ़ॉर्मेलिटीज़ है जो होना चाहिए ताकि वो अनक्लेम्ड ना हो जाए। जो बैंक में पैसे वो अनक्लेम्ड ना हो जाए, बैंकर को पता हो कि हाँ, कोई इनके नॉमिनी है। लेकिन नॉमिनी ये नहीं है कि जिसका नाम नॉमिनी में है उसी का वो पैसा हो जाता है। वो पैसा ही विल जस्ट मैनेज द फंड एज़ अ ट्रस्ट और जो भी उनके सक्सेसर हैं उन सबके बीच वो बँटवारा हो जाएगा। एक बात जी, तो ये है। जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आप ये चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी विल के थ्रू लोगों को चला जाए जिसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी कई मल्टीपल्स हैं और एक प्रॉपर्टी में बँटवारा होने से वो टुकड़े प्लॉट है बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो फिर वो उस तरीके के प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए यदि आपके पास कई प्लॉट्स हैं अलग-अलग या आपके पास अलग-अलग फंड्स हैं, तो आप विल के थ्रू उसका खुद ही डिवाइड कर सकते हैं कि किस बच्चे को क्या मिलेगा। वो भी महत्वपूर्ण है, तो विल कर सकते हैं और आप नॉमिनेशन के फॉर्म ज़रूर भरें, वो भर सकते हैं और इस तरीके से डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हो सकता है। एक बात ये है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आपने कोई विल नहीं भी बनाया है या कोई नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो जो जो सक्सेशन लॉ ऑपरेशन में आता है और सक्सेशन लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी का बँटवारा हो जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये कई बार हम सोचते हैं कि प्रॉपर्टी समय से पहले हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि आप समय से पहले ट्रांसफ़र कर देंगे तो कई केस में क्लबिंग प्रोविज़न्स लगता है। एक बात हमने और बताया था कि यदि प्रॉपर्टी आपने इनएडेक्वेट कंसिडरेशन के लिए स्पाउस वगैरह को ट्रांसफ़र कर दिया रहते-रहते, तो उसका जो रेंटल इनकम है वो डीम्ड ओनर के हाथ में टैक्स लग जाएगा। तो डीम्ड ओनर आप ही रह जाएँगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है और आपने विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन वो प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से अपने स्पाउस या किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी का ओनर तो आप नहीं रहेंगे, तो आपको कोई इनकम तो नहीं आएगी, लेकिन उसका इनकम जिसको भी आएगा, वो इनकम पे टैक्स आपको भरना पड़ेगा, वो आपकी लिएबिलिटी रहेगी। तो मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने जीते जी जो है वो प्रॉपर्टी का किसी तरीके से आप ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि उसका कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिल रहा है, इनसिक्योरिटी आपकी और हो जाएगी। बेटर ये है कि आप विल करें और सर विल भी रजिस्टर्ड विल करें। जी। सर विल से याद आया कि मान लीजिए विल में कोई डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, तो क्या उसके न रहने के बाद उसमें कोई विवाद भी होता है? हालाँकि ये सवाल इनकम टैक्स से हट के है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जो विल होते हैं, वो विल आपके प्रॉपर्टी का होता है, सक्सेशन वाले प्रॉपर्टी का नहीं होता है। सिर्फ़ इसका मतलब ये है कि ग्रैंडफ़ादर से जो प्रॉपर्टी फ़ादर को मिला और वो प्रॉपर्टी यदि है, तो जो भी उस फैमिली में इनहेरिटेंस में आए हैं, उन सब के बीच बँटवारा होगा। उसका अनइक्वल डिवाइड विल के थ्रू नहीं हो सकता है। जो विल आप करते हो, वो खुद की अर्न की हुई प्रॉपर्टी का आप कर सकते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने ही अर्न करी है, आपने अपने अर्निंग से, सेविंग से, पेंशन से, सैलरी से या कोई और इनकम से कमाया है, वो तो आपकी विल है, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी सक्सेशन से आई है, वो इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है कि हाँ जो है अनफ़ेयर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और ये अनएथिकल भी है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, उस पे आपका कोई विल नहीं है। विल मीन्स स्वेच्छा से। इच्छा का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आपने अर्न करी है, जो आपने ही अर्न नहीं करी है, वो प्रॉपर्टी तो फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो इस पे विल कैसे काम करेगा? तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड इट इज़ नाइदर एज़ पर लॉ नॉर एज़ पर एथिक्स एंड वैल्यू। सर आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल
प्लानिंग दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये बताइए आपके अनुभव के अनुसार सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण उनको इनकम टैक्स की नोटिस और इसका झंझट होता है, और इसको करना हो इसके लिए उनको या उनके परिवार के सदस्यों को उनके फंड को, उनके एसेट को लेके क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या फाइल मेंटेन करनी चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि टैक्स लॉ की सही जानकारी नहीं होती है तो इससे नोटिसेज जब आते हैं इनकम टैक्स के तो उसमें तकलीफ बढ़ जाती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बैंक में कोई भी ट्रांज़ैक्शंस अदरवाइज़ जो आपकी इनकम है या आपका कुछ रेंटल इनकम है या आपका पेंशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन और उस पे ट्रांसफ़र पे जो है, आप सिर्फ़ अपने पैसे ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट करें और जो भी ट्रांज़ैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हैं, उसकी डिटेल्स बना के कोई टैक्स कंसल्टेंट को रिटर्न भरने के लिए ज़रूर दें, उनको सारी बातें बताएँ और उसमें आप एग्ज़ेम्प्ट इनकम भी रिपोर्ट करें। यदि आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, उसको भी रिपोर्ट करें, आपका कोई रेंटल इनकम है, उसको भी रिपोर्ट करें, आपका कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम है, उसको भी रिपोर्ट करें, कोई छूट ना जाए और छूट ना जाए तो आप वो सारे का लिस्ट बना लें कि आपकी कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें इनकम आती है। कई इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन वो कहीं और अक्रूड हो जाता है, जैसे पीपीएफ है। तो पीपीएफ में यदि सब्सटेंशियल अमाउंट है तो उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट उसी अकाउंट में पीपीएफ में क्रेडिट हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन वो भी एग्ज़ेम्प्ट इनकम है, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो जो भी इनकम आपके पास है या सोर्सेज़ हैं, वो सारे इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर दें और जो डिडक्शंस आपको मिलने चाहिए, वो सारे डिडक्शंस क्लेम करें और नए स्कीम, पुराने स्कीम आपका ऑप्शन है, आप उसमें जो बेटर लगता है वो करें। लेकिन यदि आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं, तो आपको डिडक्शंस के सारे पेपर सँभाल के रखने चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू मेक पेमेंट्स ओनली थ्रू बैंक so that anytime if income tax department question you through a notice you can reply through the बैंक स्टेटमेंट्स और आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपके बैंक स्टेटमेंट में वो सब ट्रांजेक्शन्स हैं। तो आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा टूल्स है जिसके बेसिस पर आप यदि सारे ट्रांजेक्शन्स उसके थ्रू करते हैं तो आप निकल जाएंगे और अपने बैंक ट्रांजेक्शन्स में कोई आपके इनकम के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई मजबूरी में किसी से कोई ट्रीटमेंट वगैरह यदि आपके पास धन नहीं है और खर्च करने के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं, पर उसका रिकॉर्ड और कंफर्मेशन बना के रखें और उनको बैंक में पैसा लें और वापस भी बैंक के थ्रू ही कर दें। तो और सारे रिकॉर्ड्स जो भी आपके पास है वो रखें। ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं रखें, कई लोग बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करते और रहते हैं और छूट जाते हैं। तो आप जो भी बैंक अकाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएँ भी और सारी इनकम भी बताएँ, इन्वेस्टमेंट भी बताएँ, सारी डिटेल्स बताएँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स विथ क्लैरिटी और आपको कोई सर नोटिस एक नहीं आए। आखिरी सवाल, जी। आज डिजिटल युग है, हर काम डिजिटल हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डिजिटल युग करता है। तो जो एआईएस या फॉर्म 26 एएस इन सबको या उसकी रिटर्न को वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, तो इसमें सबसे आसान और सुरक्षित तरीके से सीनियर सिटीजन कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं उस उपयोग, ताकि उनको परेशानी ना हो? जी, ऐसा है आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशंस जब एआईएस, टीआईएस की डिटेल्स में के आस-पास लोड हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन आता है आपके प्रोफ़ाइल में। आप उस प्रोफ़ाइल में से जो ट्रांज़ैक्शंस आपके हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो ट्रांज़ैक्शन आपका नहीं है, वो रिजेक्ट कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि पार्टली एक्सेप्ट और पार्टली रिजेक्ट करने वाले हैं, तो आप उस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपका ट्रांज़ैक्शन वो है नहीं और गलती से आपके रिकॉर्ड में आ गया है, तो आपको डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मौका दे रही है कि आप कंफर्म कर दें कि वाक़ई ये एआईएस-टीआईएस में जो ट्रांज़ैक्शंस है वो आप ही की है या किसी दूसरे की है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल का ट्रांज़ैक्शंस है, उसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व थे और आपके गलत फिगर डाल दिए, तो आपको रिजेक्ट करना चाहिए या बोलना चाहिए कि पार्टली करेक्ट है, ये पूरा सही नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपने अपनी बात बता दी, तो फिर आपको कोई इतनी तकलीफ नहीं रहेगी और यदि आपका ट्रांज़ैक्शन है नहीं, आप कंफर्म है कि आपका ट्रांज़ैक्शन है, तो आप रिजेक्ट कर दें, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर इंक्वायरी करेगा कि वाक़ई आपके गलत चढ़ा दिया किसी ने, तो आपका ट्रांज़ैक्शन है नहीं, किसी और का है। हो सकता है प्रॉपर्टी बेचा लड़के ने और चढ़ा दिया आपके ऊपर। रजिस्ट्रार भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। मान लो प्रॉपर्टी बेचने वाले 5 लोग हैं और उनका प्रोपोर्शनेट शेयर एक जैसा नहीं है। अब वो पेपर के डॉक्यूमेंट्स देखने में रजिस्ट्रार या जो भी पोर्टल पे लोड कर रहे हैं, वो गलत करते हैं। वो क्या करते हैं कि 1/5 करके चढ़ा देते हैं।
तो कई बार उनकी वजह से भी आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आ जाता है। कई बार वो सर्कुलेट गलत चढ़ा देते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर में सर्कुलेट अलग लिखा है, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन्स वहाँ रिपोर्ट करते हैं वो सर्कुलेट कुछ और लिखा रहता है, तो उसके वजह से भी दिक्कत आती है। तो आप उसको वेरीफाई कर लें और कन्फर्म रिजेक्ट वाले ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें। दूसरा, जो 26A में यदि कोई डिटेल्स आई है और आपको लगता है कि बैंक ने गलत चढ़ा दिया है, तो आप बैंक को बताएँ, उनको लेटर लिख के दें और रिसीविंग अपने पास ले कि गलत इन्फॉर्मेशन है। या आपका टीडीएस यदि कम आ रहा है, उल्टे साइड पे यदि आपका टीडीएस ज़्यादा काट लिया लेकिन नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशंस भी आपको बैंक को या जो डिडक्टर है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप डिडक्शन गलत है, आप इसको सही कर ले रहे हैं। सर, आपने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में सीनियर सिटीजन की इन समस्याओं का समाधान बताया। उम्मीद है कि सबको ये बात आसानी से समझ आई होगी। नहीं समझ में आई है, कोई आपके मन में सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप 60 साल की उम्र के बाद अगर आप सही से टैक्स प्लानिंग करते हैं, जी, आपका जीवन बहुत सफल रहेगा, आपको नोटिसेस बहुत कम आएँगे, नोटिस आने की उम्मीद एकदम ना के बराबर है। हो सकता है लाखों सीनियर सिटीज़न में से किसी एक को नोटिस आए, मतलब नोटिसेस आने खत्म हो जाएँगे, आपका डिफ़ॉल्ट खत्म रहेगा, आप लाइफ़ को हैपीली एन्जॉय करेंगे और हमारी इच्छा भी यही है। माय बेस्ट विशेज़ टू ऑल द सीनियर सिटीज़न कि आप आपने बहुत मेहनत किया है, आप जीवन को बचे लाइफ़ को एन्जॉय करें, सरकार आपके साथ खड़ी है और हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। I hope you will enjoy your life, balanced life, and you have done so many things for the country. So thank you very much for watching the videos, and you must subscribe the channels and share among the friends all the videos. और आप PPF, NPS, सुपर एनुएशन। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर सिटीजन के मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगली बार हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, तब तक धन्यवाद आपका।